अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स, होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एगोराफोबिया की बात करेंगे, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एगोराफोबिया की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से जो है एक पर्सन वो अपने ही इन्वायरमेंट को अपने लिए अनसेफ परसीव कर रहा होता है, और वो ऐसा परसीव करता है कि उसका इस इन्वायरमेंट में से एस्केप कर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, या उसको इस इन्वायरमेंट में से कोई हेल्प मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब बहुत से सुअर केसेस में जो है वो लोग जिन्हें एगोरा होता है, ठीक है, वो अपने ही घर को सिर्फ अपने लिए एक ओनली सेफ इन्वायरमेंट जो है परसीव करते हैं, कि उनको होता है कि वो अपने घर में ही जो है सेफ है, वो अपने घर से बाहर जाते हुए घबराते हैं। इसके अलावा वो घर जो है लीव करते हुए, घर को छोड़ते हुए, बाहर जाते हुए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और अपने ही घर में रहना पसंद करते हैं। और ये जो है इतना सुअर हो जाता है कि वो कई कई दिनों तक, बहुत से मंथ्स तक, या कि कह ले के साल तक अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। ये बहुत ही सुअर केसेस में होता है। इसके अलावा अब जो पर्सन है एगोराफोबिया का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है फीलिंग ऑफ एंजाइटी को परसिस्ट करता है, कि उसमें एक बहुत ज़्यादा बेचैनी, एक बहुत ज़्यादा घबराहट, एक एंजाइटी उसमें बहुत ज़्यादा उसको फील हो रही होती है। इसके अलावा इरेशनल फियर्स, जो कि ऐसे फियर्स होते हैं जो कि उसको पता होता है कि ये मेरे लिए एक इरेशनल है, लेकिन फिर भी वो उसको फील कर रहा होता है, जो कि उस पर्सन की डेली लाइफ की जो उसके फंक्शंस, उसकी एबिलिटीज़ होती है, उसको इफेक्ट करता है। अब एगोराफोबिया हर पर्सन की लाइफ में उसको फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, जिससे उसको लाइफ गुजारने में मुश्किल आती है। अब एगोराफोबिया जो है ये पैनिक अटैक के साथ भी स्ट्रांगली लिंक्ड होता है। एक एगोराफोबिया डिसऑर्डर सिंपल भी होता है और एगोराफोबिया विद पैनिक अटैक भी होता है। कि पैनिक अटैक में ये होता है कि एगोराफोबिया जब पैनिक अटैक के साथ आते हैं, उसमें पर्सन जो है ना, उसकी कुछ फिजिकल सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाना, वो अपने दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करते हैं, अपने दिमाग को बहुत हैवी फील करते हैं, तो वहाँ खड़े हुए उनको बहुत पसीने आने लगते हैं। तो ये पैनिक अटैक के साथ एगोराफोबिया। लेकिन अगर एगोराफोबिया वैसे देखा जाए तो वो अपने आप को जो है एनवायरनमेंट में अनसेफ फील करता है, कि वो बाहर जाने से डरता है, क्राउड में जाने से डरता है, खुली जगहों पर रहने से, इवन कि वो घर में रहने से भी डरता है। लेकिन सुअर केसेस में हो जाता है कि वो अपने घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करता। अब DSM-5 के अकॉर्डिंग वो लोग जिन्हें एगोराफोबिया होता है, उनके जो कॉमनली फियर्स होते हैं, जिन फियर्स को वो फील करते हैं, उसमें यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब यूज़ करते हैं तो उन्हें उसका एक फ़ियर होता है। इसके अलावा बीइंग इन ओपन स्पेसेस, के वो खुली जगहों पे भी जाने से बहुत ज़्यादा फियर फील करते हैं। बीइंग इन इनक्लोज्ड स्पेसेस, या तो बहुत ज़्यादा बंद जगहों पर रहने से भी वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह में रहना, किसी एक रूम में ही बंद रहना, इसका भी वो फियर फील करते हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग इन लाइन, के मतलब जैसे आपने देखा होगा बिल पे करवाने जाते हैं या शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप लोग जब कोई चीज़ लेते हैं तो एक आप लाइन में होते हैं, या आप लोग कह लें कैंटीन वगैरह में लाइन में जब खड़े होते हैं एक, तो उस चीज़ का फियर। बीइंग इन अ क्राउड, जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है उस जगह पे जाने से डरते हैं। इसके अलावा बीइंग आउटसाइड ऑफ द होम अलोन, कि घर से बाहर अकेले जाते हुए भी वो फियर फील करते हैं, कि उनको होता है कि उनके साथ कोई जाने वाला हो, मतलब वो अकेले घर से बाहर ना जाए, उस चीज़ का भी फियर होता है। अब इसके अलावा बहुत सी फेयर की करेक्टरिस्टिक्स है कुछ, जो कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व होती है। जैसे कि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन के लिए जो है डेंजर अराइज हो रही होती है, और उस पर्सन को लगता है कि अब उसके लिए जो है हेल्प अनअवेलेबल है, कि अब वो जो है उसको कहीं से कोई हेल्प मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा एस्केप इज़ इम्पॉसिबल, उस पर्सन के लिए उस जगह से एस्केप कर जाना, बच के निकल जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा उस पर्सन का जो फियर है वो एस्केलेट कर जाता है तब तक जब तक जो है उस पर्सन को एक पैनिक अटैक नहीं आ जाता। कि जब तक उस पर्सन को पैनिक अटैक आता है, उसके बाद जो उसका ये फियर है ये कुछ कम होना शुरू होता है। जब एगोराफोबिया जो है पैनिक अटैक के साथ अकर होता है, तो इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, जिसमें रैपिड हार्ट बीट, के बहुत तेज़ हो जाती है हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हाइपर वेंटिलेटिंग, के मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, सांस में कमी आ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, स्वेटिंग, फीलिंग सिक, चेस्ट पेन हो जाना, डिस्कम्फर्ट फील करना, डिजीनेस, फेंटनेस, वॉमिटिंग,
और दूसरे जो है अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जैसे कि इसमें डायरिया आ जाता है और बहुत से सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा फ्लशिंग एंड चिल्स, फीलिंग ऑफ चोकिंग एंड ट्रिबलिंग, अ सेंस ऑफ डिसओरिएंटेशंस। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं। कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एगोराफोबिया के जो डेवलप होने की रीजंस है, स्पेसिफिक रीजंस, वो अब तक जो है अनक्लियर है। लेकिन फिर भी DSM-5 ने जो है रिस्क फैक्टर्स की 3 टाइप्स बताई है, 3 टाइप्स की लिस्ट दी है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ का आइडिया कर सकते हैं कि एक पर्सन में एगोराफोबिया के डेवलप होने की रीजंस क्या हो सकती है। तो सबसे पहले है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में ये होता है कि एक पर्सन वो इस तरह के इन्वायरमेंट में रहा हो जहाँ उसने क्राइम देखा हो, या जा क्राइम किया हो, या उस इन्वायरमेंट में उसको किसी एब्यूज़ का सामना करना पड़ा हो, या उसी इन्वायरमेंट में उसने कहीं कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया हो, कि उस इन्वायरमेंट में रहते हुए उसने किसी का मर्डर देखा हो, कोई एक्सीडेंट देखा हो। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ये एगोराफोबिया को डेवलप करने के लिए बहुत हद तक जो है अपना काम करता है। इसके अलावा सेकंड है जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर में क्या है कि एक पर्सन जो है वो अपने फोरफादर, अपनी फैमिली से जो है एगोराफोबिया को इनहेरिट कर सकता है, कि अगर आपके किसी फोरफादर में या आपकी अपनी फैमिली में किसी को एगोराफोबिया था तो वो आप में कन्वर्ट हो सकता है, वो आप में डेवलप हो सकता है। फिर इसके अलावा थर्ड वन है टेम्परामेंटल फैक्टर्स। अब इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को एगोराफोबिया होता है वो लोग इस एगोराफोबिया के अलावा भी जो एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इनको जो है ज़्यादा उनमें ख़तरा होता है ये डेवलप होने का। एगोराफोबिया को डायग्नोस करने के लिए अब जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, जैसे कि थेरेपिस्ट हो गया, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, तो ये जो है उस पर्सन का जिसको एगोराफोबिया होता है उसके बारे में उससे पूछता है, उसके सिम्टम्स के बारे में पूछता है, और उससे इस चीज़ के बारे में भी ये पूछता है कि जब वो पर्सन अपने घर को छोड़ता है, घर से बाहर जाता है, तो वो किस तरह का फील करता है, अपने घर को लीव करने पर वो किस तरह फील करता है। इसके अलावा वो पर्सन ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ से उसके लिए स्केप कर जाना या उसके लिए हेल्प जो है अनअवेलेबल होती है, तो वो इस तरह की सिचुएशन में कैसा फील करता है। इसके अलावा फिर जो है जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एगोराफोबिया को डायग्नोस करने के लिए DSM-5 के क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं, इसलिए कि जो पर्सन है वो एक एंजाइटी जो एक्सपीरियंस करता है और एक्सट्रीम फियर फील करता है किसी भी सिचुएशन में, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ओपन स्पेसेस, इनक्लोज्ड स्पेसेस, ए क्राउड और ए लाइन, आउट ऑफ द हाउस अलोन, एक्सपीरियंसेस देयर सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 6 months। इनमें से जो है वो एटलीस्ट किसी 2 या 3 सिम्टम्स को ज़रूर जो है एक्सपीरियंस करता है। तो इस तरह से DSM-5 के अकॉर्डिंग जो है एगोराफोबिया को डायग्नोस किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें, अब जो साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट या फिजिशियन या डॉक्टर जो होते हैं वो यूजुअली एगोराफोबिया को ट्रीट करने के लिए जो है मेडिसिन्स और CBT, मतलब मेडिकेशन और CBT, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। अब मेडिकेशन में क्या होता है कि डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट जो है वो 1 या 2 मेडिसिन्स जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, रिकमेंड करता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है एगोराफोबिया के सिम्टम्स को कम किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो जिसमें एक मेडिसिन जो है वो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आ जाती है, जिसे SSRIs कहते हैं। अब ये जो है ये एंटी डिप्रेसेंस होती है। अब इससे जो है एगोराफोबिया को कम करने में हेल्प मिलती है, लेकिन ये जो मेडिकेशन है इससे भी 2 to 4 वीक्स लग जाते हैं अपना काम स्टार्ट करने में, मतलब इसका असर जो है 2 से 4 वीक्स के अंदर ऐसा ऐसा नज़र आना शुरू होता है। फिर इसके अलावा एक और है बेंजोडाइज़ेपाइन। अब ये जो है एंजाइटी के सिम्टम्स को रिलीव करती है, ठीक है, ख़त्म कर देती है एक शॉर्ट टर्म में ही। अब ये दोनों मेडिकेशन जो है एक एगोराफोबिया पेशेंट को जो है रिकमेंड की जाती है, लेकिन ये मेडिकेशन जो है हम लोग डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर खुद यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके बाद आ जाती है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में सबसे पहले है CBT जो है ये हमारी साइकोथेरेपी की टाइप है। अब CBT में जो है ना एक पर्सन की जो उसकी थिंकिंग होती है
किसी भी चीज़ के बारे में और जो उसके रिएक्शन होते हैं किसी भी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के बारे में, उसको चेंज करने पर फोकस किया जाता है कि उस पर्सन की थिंकिंग को और उसके रिएक्शन को किस तरह से चेंज किया जाए। पर्सन जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना लर्न करता है, जैसे कि न्यू वे ऑफ फेसिंग दिस सिचुएशन दैट ट्रिगर देयर सिम्टम्स। ऐसी सिचुएशंस जो है इसके सिम्टम्स को ट्रिगर कर रही होती है, उससे फेस करने के न्यू तरीके सिखाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस एंड सिम्टम्स ऑफ एगोराफोबिया, कि इसमें एक न्यू वेज भी सिखाए जाते हैं कि किस तरह से सिम्टम्स जो है एगोराफोबिया के इसको मैनेज करना है, किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। इसके अलावा टेक्निक्स होती है किसी भी फियर को मैनेज करने के लिए, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये टेक्निक दी जाती है उस पर्सन को ताकि वो अपने फियर को मैनेज कर सके। कि जब भी वो पर्सन जो है कहीं फियर फील करे तो उसको कहा जाता है कि वो एक डीप ब्रीथिंग जो है ना किया करे, एक डीप लंबी सांस ले, तो इस तरह से उसके फियर में कमी आती है। अब साइकोथेरेपी और मेडिकेशन जो है एगोराफोबिया की स्वेरिटी को देखते हुए एक साथ यूज़ की जाती है। अगर एगोराफोबिया बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है तो उसके लिए मेडिकेशन और साइकोथेरेपी एक साथ यूज़ होती है, लेकिन अगर एगोराफोबिया को ओवरकम करना आसान हो, अगर वो इतना स्वेयर ना हो, तो या तो मेडिकेशन रिकमेंड की जाती है या तो साइकोथेरेपी दी जाती है। सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड एगोराफोबिया। लेकिन अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी, कोई एम्बिग्विटी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।